बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू एवरीवन? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखा था। आज मैं थोड़ा सा उसको शॉर्टली दोबारा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद composition of matter, properties of matter, structure of matter, changes in matter, and the laws and principle which govern that changes. तो इसके अंदर हमने सारी की सारी बातें मैटर की थी। आज का हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो भी मैटर से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमने जो एक्सप्लेन करनी है चीजें, उसमें मैटर के बाद हम एटम को देखेंगे कि एटम हमारे पास, इसको एटम कहते क्यों हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ और आज हमारे पास किस हालत में ये एटम पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इसके एविडेंस के बारे में और फाइनली हम एक्स रेज की स्टडी से ये चीज़ साबित करेंगे कि एटम हमारे पास, उसका डायमीटर क्या है, उसका मैस क्या है, हम उसको मेजर किस तरह से करते हैं। आज हम अपने लेक्चर का आगाज मैटर से करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर होता क्या है। एनीथिंग दैट हैज mass and occupy space, यानी जो चीज मैस रखती हो और जगह घेरती हो, हम उसको मैटर कहते हैं। अब हम चलते हैं, एट मैटर की हमारे पास 4 स्टेट्स हैं। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और प्लाज्मा स्टेट है। उसके बाद हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ एटम क्या है। एटम की पहले मैं एक शॉर्ट सी डेफिनेशन आपको बताता चलूं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि वो छोटे से छोटा जर्रा जो किसी भी रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, हम उसको एटम कहते हैं। अब हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ एटम की तरफ। सबसे पहले यूनान के फिलोसफर्स, यूनान ग्रीक में वो पार्टिकल्स जिनको मजीद छोटा नहीं किया जा सकता, दे कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, जिनको इंडिविजिबल कहते हैं, उन इंडिविजिबल को ग्रीक में एटमॉस कहते थे। यानी एटमॉस का वर्ड इंडिविजिबल के लिए यूज होता था। डेमोक्राइटस साइंटिस्ट ने इनका नाम एटम रखा और ये जो सबसे छोटे पार्टिकल्स में या मजीद छोटे में ना होना, ये उनका कोई एक्सपेरिमेंटल बात नहीं थी, ये उनकी अपनी एक इजम्पशन थी। वो ये समझते थे कि ये खुद इतना सिंपल है कि मजीद इसको छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसके बाद लेट 17th सेंचुरी के अंदर इसके ऊपर काम हुआ और उसमें हमें बताया गया इसकी क्वांटिटेटिव कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि हम इसमें क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं सब्सटेंस की कि कोई भी एलिमेंट्स आपस में मिलके एक कंपाउंड कैसे बनाते हैं या सब्सटेंस कैसे बनाते हैं और वो दोबारा उन एलिमेंट्स या में दोबारा वापस कैसे आ सकता है। इसमें उस वक्त हमने ये क्वांटिटेटिव कंपोजिशन को स्टडी किया। देन जो एटम की हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था वो डाल्टन का था और डाल्टन वाज इंग्लिश स्कूल टीचर, वो एक टीचर थे। उन्होंने अपनी एक थ्योरी पेश की जिसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया गया और उसके मुताबिक
जो उसने डिस्कस किया, सबसे पहले उसने दो एटम की एग्जिस्टेंस के बारे में अकॉर्डिंग टू हिम वो दो लॉज के ऊपर फॉलो करता था। नंबर वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट्स का लेते हैं, प्रोडक्ट में आपके पास उतना ही मास आना चाहिए। यानी कि आपने कोई भी जितने एटम्स आपने उसमें एंटर की, उनकी मास जितनी थी, जितने एटम्स प्रोडक्ट में आपके पास है, उनकी मास हमेशा कंजर्व रहनी चाहिए। सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को मैं थोड़ा हल्का सा डिस्कस करूंगा। उसमें यह था कि हमारे पास अगर कोई भी प्योर सब्सटेंस है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं उनकी रेशो हमेशा सेम होगी बाय वेट, यानी कि उनकी मास। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तो उनकी जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनकी जो हमारे पास मैसेज हैं वो सेम होनी चाहिए। यानी कि हाइड्रोजन की मैस यहाँ पे 2 बनती है और ऑक्सीजन की कितनी 6, या हम इसको 1:8 कह सकते हैं। सो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर का बनेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस डेफिनेट प्रोपोर्शन की वैल्यूज, इट विल बी H2O। यानी कि प्योर सब्सटेंस में डिफरेंट अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं तो उनकी जो हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए बाय मास। अब चलते हैं उसके पोस्टुलेट की तरफ। जो डाल्टन के थ्योरी का पोस्टुलेट था all matters composed of atoms of different elements with different properties। यानी कि ये जो मैटर की हमने बात की उसके अंदर एटम्स मौजूद होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। सो दिस वाज द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम चलते हैं एटम की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डाल्टन। एटम को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर वन, जो स्टार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस की, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट in a chemical reaction। यानी कि वो छोटे से छोटा जरा जो किसी भी रिएक्शन में हिस्सा ले सकता हो उसको एटम कहते हैं। या हम उसकी सेकंड डेफिनेशन देखते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच may or may not exist independently। यानी कि वो छोटे से छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता। अब हम इसको अगर शॉर्टली देख लें तो हमारे पास प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो ग्रुप 8A के मेंबर्स हैं जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हीलियम की, नियॉन की, आर्गॉन की, तो ये सारे के सारे जो हमारे पास एटम्स हैं दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जबकि अगर मैं बाकियों की बात करूं, हाइड्रोजन की बात करूं, कार्बन की बात करूं, नाइट्रोजन की बात करूं,
क्लोरीन की बात करूं, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जो मजीद इसके ऊपर रिसर्चेज हुई, जो मॉडर्न रिसर्चेज हैं, उसमें यह बताया गया कि जो एटम है इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमारे पास एटम के मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, हाइप्रोन, एंटी न्यूट्रिनो, इस तरह के 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। यानी कि वो जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट में दिया गया कि ये इनडिविजिबल है, तो ये बात एक्सपेरिमेंटल जो आजकल मॉडर्न रिसर्चेस में ये बात गलत साबित हुई है कि ये एटम फर्दर सब डिवाइड होता है इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और जो 3 हमारे पास पार्टिकल्स हैं, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी कि बुनियादी तौर पर हर एटम में ये 3 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, proton having a positive charge, and neutron without any charge. So subatomic particles more than 100 इनकी हमारे पास क्वांटिटी होती है। अब हम चलते हैं, इसके बाद हिस्ट्री में जो नेक्स्ट रोल आता है वो बर्जीलियस का आता है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बर्जीलियस, बर्जीलियस का क्या रोल था फॉर एटम। तो 2 चीजें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है बर्जीलियस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1, जो इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, दिस विल बी द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मैसेज। और इंटरेस्टिंगली इसने जो एटॉमिक मैसेज उस टाइम में बताए थे वो रीसेंट वैल्यूज के तकरीबन वो सेम है। सो दिस वाज द ग्रेटर कंट्रीब्यूशन बाय द बर्जीलियस। सेकंड, इसके मुताबिक अगर आप कोई भी एलिमेंट लिखते हैं उसका नाम लिखने की बजाय आप उसका सिंबल यूज कर सकते हैं। सो ही इंट्रोड्यूसेस सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसा कि आप हाइड्रोजन को जस्ट H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप आयरन को Fe से कर सकते हैं, आप कॉपर को Cu से कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पूरा पूरा नाम लिखें। सो दीज वर द 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय द बर्जीलियस। सो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह डाल्टन की जो हमारे पास पोस्टुलेट्स हैं ये भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीजें आपने अपने ज़हन में रखनी है। अब हम चलते हैं आगे, उसमें हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो एविडेंस ऑफ एटम के बारे में देखेंगे। अब हमने अभी भी देखा कि एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि वो मजीद 100 सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड हो सकता है। तो क्या अब हम उसको आम आंख से देख सकते हैं? तो हम उसको सिंपल नेकेड आई के साथ उसको नहीं देख सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो चीजें हमें नेकेड आई से नजर नहीं आती उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको माइक्रोस्कोप का नाम दिया जाता है। सो हम यहां पे एक क्वेश्चन यहां से भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। अब इस माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि हम लोग विजिबल लाइट यूज करते हैं। विजिबल लाइट की वेवलेंथ हमारे पास ज्यादा होती है और ये अप टू 500 नैनोमीटर तक हमें चीजों को दिखा सकता है। और अब हम जानते हैं कि एटम तो बहुत छोटा है,
विजिबल लाइट की वेवलेंथ तो ज्यादा है, सो हम ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की मदद से एटम को नहीं देख सकते। तो हमें क्या करना होगा? सो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि हम विजिबल लाइट की बजाय हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं। याद रखें, इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल लाइट से कम होती है। सो ये हमें हेल्पफुल होगा फॉर आइडेंटिफाइंग या उस एटम को देखने के लिए। सो हमने जब इलेक्ट्रॉन की बीम्स को ग्रेफाइट यानी कि कार्बन की सरफेस के ऊपर उसको फॉल किया, तो हमारे पास जो एक बैंड बना, फोटोग्राफिक हमारे पास जो पिक्चर आती है वो ग्रेफाइट के केस में वो कुछ इस तरह से आती है। तो इसमें आप लोगों ने मेन चीज क्या याद रखनी है कि जो आप बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है। किससे? विजिबल लाइट से। वेवलेंथ लैम्डा शॉर्टर होता है देन द विजिबल लाइट, जिसकी वजह से हम ये फोटोग्राफ हमारे पास जो आ रहा है इसको हमने 15 मिलियन टाइम मैग्नीफाई किया है। हमने 15 मिलियन टाइम्स इसको मैग्नीफाई किया, तो हमारे पास ये जो पिक्चर नजर आ रही है, ये जो फोटोग्राफ नजर आ रहा है, इसमें जो ब्राइट बैंड्स हैं ये कार्बन की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। अब हम इसके बाद एविडेंस, हमें इस चीज का पता चल गया कि एटम मौजूद है। जो हमने पहले बात की कि ग्रीक फिलोसफर्स जस्ट इजम्पशन करते थे, अब हमारे पास इस चीज का एविडेंस आ चुका है कि एटम वाकई मौजूद है। अब हम आगे चलते हैं एक्स-रे स्टडी की तरफ कि हमें पता चले कि एटम अगर मौजूद तो है, उसके रिजल्ट्स हमारे पास क्या आते हैं। हम इस एक्स-रे स्टडीज में दो चीजें देखने जा रहे हैं। नंबर 1, डायामीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर एमसीक्यूज। डायामीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है उसके बारे में बताया जाता है कि 2 × 10⁻⁻10 मीटर। सो एक चीज याद रखिए, 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम कहते हैं, तो मैं इसी चीज को लिख सकता हूं 2 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द डायमीटर ऑफ एटम। अगर मैं एक पॉइंट पीछे की तरफ ले जाऊं, देन इट विल बी 0.2 × 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर को नैनोमीटर कहते हैं, तो मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूं 0.2 नैनोमीटर। सो दिस इज द डायमीटर ऑफ एटम। इसमें दूसरी चीज जो हम फाइंड आउट करते हैं वो इसकी मदद से मैसेज ऑफ एटम। यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन लिखा, आप इसको एटम के बारे में चूंकि देख रहे हैं, तो दिस इज फॉर एटम। मैस ऑफ एटम हमारे पास ये रेंज है फ्रॉम 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 किलोग्राम। दिस इज द रेंज ऑफ मैसेज फॉर एटम। अब हम इसको जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपसे बोला, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें उसके यूनिट्स को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्राम में कर रहे हैं, सो इट विल बी 24 10⁻⁻21 ग्राम्स। अगर मैं इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करता हूं, देन इट विल बी -21 टू 10⁻18 मिलीग्राम। दिस इज द मास रेंज फॉर द एटम्स। अब हम देखते हैं
कि हमारे पास इसको मेजर करने का मेथड क्या है। हम इसको मेजर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट विच इज रिप्रेजेंटेड एज AMU। इस एटॉमिक मास यूनिट की खुद की वैल्यू कितनी है, तो वो आप याद रखिएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। अब पेपर में इसको भी यूनिट्स में वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, सो उसको आप क्या कर लेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स या 1.66 10⁻⁻21 मिलीग्राम। दिस इज फॉर एटॉमिक मास यूनिट, जिसमें हम इसको क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं। सो 1 AMU इक्वल्स टू दीज वेरी वैल्यूज। सो जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके फाइनली कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताता हूं आपको कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एटम की थोड़ी सी एग्जांपल आपके साथ यूं शेयर कर लेता हूं। अगर कोई भी गोल्फ की बॉल है, अगर हम उसको मैग्नीफाई करें अप टू द साइज ऑफ द अर्थ, तो यू कैन इमेजिन कि उसके अंदर जो एटम है उसका साइज इतना होगा जितना उस अर्थ के अंदर एक मार्बल के पीस का होगा। यस, यानी कि एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि अगर हम एक डॉट लगाएं, उस डॉट के अंदर 2 मिलियन ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि एटम कितना छोटा पार्टिकल है। मैं इस लेक्चर को शॉर्टली दोबारा रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने मैटर के बारे में देखा, जो चीज मास रखती है या जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं। देन एटम में हमने देखा कि उसका नाम एटम क्यों पड़ा, क्योंकि ग्रीक में, यूनानी जबान में उस छोटे से छोटे पार्टिकल इंडिविजिबल को एटमोस कहते थे, इस वजह से इसका नाम एटम पड़ गया। देन हमारे पास लेट 17th सेंचुरी के अंदर क्वांटिटेटिव कंपोजिशन के बताया गया कि एलिमेंट्स को कंपाउंड्स में या कंपाउंड्स को दोबारा एलिमेंट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद डाल्टन्स का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। मैंने पहले जैसे बताया, ही वाज एन इंग्लिश स्कूल टीचर। उसकी अपनी एक एटॉमिक थ्योरी थी। उसने 2 लॉज के बारे में बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। देन उसका जो पोस्टुलेट था कि जितने भी मैटर्स होते हैं हमारे पास, वो कंपोज होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी कि वो जो एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो प्रॉपर्टीज भी उनकी क्या होंगी, वो डिफरेंट होंगी। उसके बाद एटम की 2 डेफिनेशंस हमने देखी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, या हम यूं भी कह सकते हैं कि वो छोटे सा छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे मैंने एग्जांपल्स दी आपको कि नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देन हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ आते हैं, जो मॉडर्न रिसर्चेस हैं। उसमें हमें ये बताया गया कि एटम ना सिर्फ छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है, बल्कि ये कंपोज ऑफ मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनमें से 3 हमारे लिए फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देन एविडेंस ऑफ एटम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एटम को, हमें एविडेंस कैसे हुआ। उसमें 2 चीजें थी, एक ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एंड द सेकंड वन वाज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में आप विजिबल लाइट को देख सकते हैं, या अप टू या मोर देन 500 नैनोमीटर तक देख सकते हैं। तो एटम का साइज तो बहुत छोटा है। सो इस वजह से, चूंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, हम ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को यूज नहीं कर सकते। हमने क्या यूज करना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्यों? एक तो ये विजिबल लाइट की बजाय क्या यूज करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा इन इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ वो शॉर्टर होती है देन द विजिबल लाइट। जैसा कि हमने ग्रेफाइट के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बीम्स को जब फॉल किया तो हमारे पास एक फोटोग्राफ आया जो 15 मिलियन टाइम्स हमने मैग्नीफाई करके देखा, जिससे हमें इलेक्ट्रॉन की एविडेंस का पता चला। हमने फिर फाइनली एक्सरे स्टडीज की, जिसमें हमने डायमीटर और मैसेज ऑफ एटम को देखा, जो 2 एंगस्ट्रॉम या 0.2 नैनोमीटर, या मैसेज की रेंज 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 किलोग्राम्स, और फाइनली 1 AMU become equals to 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो बच्चों,
ये था हमारा आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स में एटम के बारे में एक रिव्यू लेक्चर। इंशाल्लाह मैं आगे आपको मज़ीद डेली बेसिस पे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। होपफुली आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।